नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की स्पर्श का गद्य खंड का पहली कहानी बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब बच्चों प्रेमचंद के द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर, रोचक और दिलचस्प कहानी है। तो इसमें क्या है कि ये दो भाई हैं, जिसमें जो लेखक है उसके बड़े भाई हैं और जो हमारा लेखक है वो छोटा भाई है। तो क्या है कि बड़ा भाई होने के नाते वो छोटे भाई से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं और हमेशा उसको डांटते रहते हैं। उनका पहला प्रश्न होता है, तुम कहाँ थे? और ये सुनते ही छोटे भाई कहता है कि मेरी तो जान ही निकल जाती थी। तो इस कहानी में बताया गया है कि किस प्रकार से दो भाइयों का संबंध आपस में चलता है। नंबर 2 बात, शिक्षा प्रणाली पर, वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर ये एक व्यंग भी है। तो कहां कहां इस तरीके की बातें आएंगी वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी। इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे हेडिंग, सब हेडिंग्स के अंदर, ठीक है? तो करें। बड़े भाई साहब कहानी में है क्या, एक बड़े भाई साहब हैं जो बहुत बड़े तो नहीं है, इतने उम्र में बड़े नहीं है, छोटे ही हैं, लेकिन उनके घर में उनसे एक छोटा भाई भी है। तो उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उससे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती हैं। बड़ा होने के नाते वो खुद से भी उनकी इतनी उम्मीदें रहती है और वो ये कोशिश करते हैं कि वो जो कुछ भी करे छोटे भाई के लिए एक मिसाल प्रस्तुत करें। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में उनका अपना बचपन बिल्कुल तिरोहित हो जाता है। मतलब अपना बचपन तो उनका रहता ही नहीं, क्योंकि वो हर समय क्या करते हैं, हर समय एक उपदेशात्मक शैली में ही बात करते हैं और अपने लिए भी सोच पाए इसके लिए वो समय ही नहीं निकालते। तो बड़े भाई साहब का जो प्रारंभ में उसने लेखक ने जो परिचय दिया है वो इस प्रकार है कि लेखक का कि मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े और केवल 3 दर्जे आगे थे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामलों में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे। आप समझ गए होंगे, यानी वो जो है ऐसा नहीं होता था कि वो हर कक्षा में पास हो जाए। तो इसीलिए उसने कहा कि वो जल्दबाजी से नहीं पढ़ते थे, तसल्ली से एक एक कक्षा में अच्छी तरह साल लगा लगा के पढ़ते थे। तो 1 साल का काम 2 साल में करते थे और कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो, मकान कैसे पायदार बने। मतलब हर एक चीज का कहना है बुनियाद अच्छी तरह से डले तभी आगे जाके मकान टिकाऊ बनेगा। तो वो ऐसा समझता था। कह रहा मैं छोटा था, वे बड़े थे, मेरी उम्र 9 साल की थी और वे 14 साल के थे। बच्चों इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लेना, कई बार वन वर्ड में पूछ लेते हैं। तो लेखक की उम्र कितनी है? 9 साल। और जो हमारे बड़े भाई साहब हैं उनकी उम्र है 14 साल। उन्हें मेरी जो है निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता भी इसी में थी कि मैं उनके हर बात को कानून की तरह समझूं। ठीक। लेखक का मन पढ़ाई में कम लगता था, तो वो क्या करता था, मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में जाकर खूब खेलता था। भाई साहब उपदेश देने की कला में कुशल थे। जब भी वो खेल के आता उसे स्नेह और रोष से भरा उपदेश मिलता। अब क्या मिलता था उनको उपदेश? अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, मैं रात दिन आंखें फोड़ता रहता हूं, तब जाकर कहीं यह विद्या आती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख पाते। अब इस तरीके की बातें वो जो है गुस्से में आके उसको बताते थे। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, एक हर्फ ना आएगा। और फिर कहते हैं अच्छा अंग्रेजी विद्या, और आती भी क्या है? अगर कोई कहे भी ना कि उसको अंग्रेजी आती है तो बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते। और मैं कहता हूं तुम कितने घोंगा हो जो मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। अरे मैं इतनी मेहनत करता हूं, तुम तो अपनी आंखों से देखते हो, पता नहीं क्या क्या उसको बातें सुनाते थे। और क्या होता था, कह रहा तुमने कभी उसको, लेखक को डांट के कहते थे, तुमने देखा है कभी मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं या हॉकी के मैच खेलने जा रहा हूं? फिर भी जब मैं इतना पढ़ता हूं उसके बाद भी एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूं। तो तुम कैसे आशा करते हो कि इतना समय खेल कूद में गंवाकर तुम पास हो जाओगे? तो ये लेखक को खूब डांटते थे। तो कह रहा मैं लताड़ सुनते ही आंसू बहाने बैठ जाता। और अच्छा भाई साहब उपदेश देने की कला में ऐसे निपुण थे, कह रहा ऐसी ऐसी बातें करते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। मतलब मैं इतना घबरा जाता, परेशान हो जाता, दिल टूट जाता मेरा। इस तरह जान तोड़कर काम, मतलब मेहनत करने की शक्ति में अपने आप में पाता ही नहीं था। तो ये कैसा है? ये है बहुत ही मस्त मोला किस्म का जो ये छोटा भाई है। फिर इन्होंने कहा कि चाहे कहता है मेरे को ये मंजूर था कि मैं जिंदगी भर मूर्ख रह जाऊं,
लेकिन जितनी मेहनत भाई साहब करते थे इतना तो मुझे सोचने से भी चक्कर आने लगता था। तो अब ये कह रहा है लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते, मैं इरादा करता मैं खूब जी लगा के पढ़ूंगा, और ये टाइम टेबल भी बना डालता। तो ये क्या करता है, लेखक का टाइम टेबल बनाना ये भी एक कार्य है। तो टाइम टेबल कह रहा है, लेकिन टाइम टेबल बनाना दूसरी बात है और टाइम टेबल को अमल करना दूसरी बात। आप भी बच्चे ऐसा बहुत बार करते हैं जब आपको अपने मम्मी पापा से बहुत जोर से डांट पड़ती है या टीचर ने बहुत सारा दे दिया, पीटीएम आने वाली है या आके गई है, तो आप लोग भी एक टाइम टेबल बनाते हैं, 1 घंटा ये पढ़ूंगा, 1 घंटा वो पढ़ूंगा, फिर ऐसे करूंगा, फिर ये करूंगा, बीच में ब्रेक लेने का तक का आप समय नहीं निकालते और वो टाइम टेबल पे आप 3-4 दिन भी अमल नहीं कर पाते। तो देखो प्रेमचंद जो है कितना बच्चों का मनोविज्ञान जानते हैं। तो उसने कहा टाइम टेबल बनाना और बात है और टाइम टेबल पे अमल करना दूसरी बात। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखना। विद्यार्थी जीवन में हर कोई ये करता है कि वो टाइम टेबल बनाता तो जरूर है लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाता 4 दिन भी। तो कह रहा है मैं भी ऐसा ही था, वो कह रहा है लेखक, मैं भी उस पर अमल नहीं कर पाता था। प्रकृति का मोहक वातावरण लेखक को अपनी ओर खींच ले जाता और भाई साहब की फटकार और घुड़कियां खाकर भी जो है ये खेलकूद का तिरस्कार नहीं कर पाता था। कह रहा है जैसे ही कह रहा है मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, मतलब जैसे मेरे को खेल का मैदान याद आता था, भाई साहब की घुड़कियां ये सब चीजें भूल जाती थी, ठीक ऐसे ही जैसे कि तुम्हारे साथ, तुम बच्चों के साथ होता है। अब हमारा जो अगला वो हुआ भाई साहब का फेल होना, यानी भाई साहब सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए और लेखक पास हो गया। और न केवल पास हुआ बल्कि दर्जे में अव्वल भी आया। अव्वल मतलब फर्स्ट आया। अब तो वो बेचारे बड़े दुखी हो गए, बड़े दुखी और उदास थे। तो लेखक कह रहा है मुझे भी अच्छा नहीं लगा, मुझे भी बड़ी हमदर्दी हुई। तो और लेखक और उसके भाई के बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। लेखक भाई साहब से कहना तो चाहता था कुछ कि देखो मैं तो पढ़ता नहीं था, तुम तो पढ़ते थे, तुम मुझे इतना उपदेश देते थे, लेकिन फिर भी मैं फर्स्ट आ गया, मैं अव्वल आया हूं। लेकिन वो चुप रहा। एक दिन भाई साहब ने इसे भांप लिया। क्यों? क्योंकि उनकी सहज बुद्धि बड़ी ही तीव्र थी और समझ गए। वो सहज बुद्धि तीव्र थी मतलब वो समझ जाते थे, अच्छा ये ऐसा सोच रहा है कि मैं तो फेल हो गया, अब मुझे इसको कहने का कोई अधिकार नहीं रहा। तो ये इन्होंने जैसे ही ये गुल्ली डंडा खेल के आया, भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली। बस वो चिल्लाने लगे उस पे, देखता हूं इस साल पास हो गया, दर्जे में अव्वल आ गए हो तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा। रावण का इतिहास तो पढ़ा होगा और इतने सारे उसको उदाहरण दिए। रावण का इतिहास पढ़ा होगा, रावण पूरे भूमंडल का स्वामी था और अंग्रेजों का विस्तार भी आजकल बहुत बड़ा हुआ है। अरे भाई, फिर वो बता रहा रावण चक्रवर्ती राजा था लेकिन उसके घमंड ने उसको मिट्टी में मिला दिया। घमंड के कारण उसका नामो निशान तक नहीं बचा, एक चुल्लू पानी देने को कोई नहीं रहा। अब इतनी सारी बातें, इतने मतलब उन्होंने डांट मिलाई। अरे मैं कहता हूं कुछ भी करो, अभिमान मत करो, ये भाई साहब ने कहा। शैतान की बात की उन्होंने कि शैतान का हाल भी ऐसा ही हुआ था, उसे अभिमान हो गया था कि ईश्वर से बढ़ के उसका कोई भक्त नहीं है, तो उसे स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। तो ये समझ लो कि तुम इस बार पास नहीं हुए बल्कि अंधे के हाथ बटेर लग गई। इसमें मुहावरे बहुत सारे हैं, तो बच्चों इस पार्ट में से मुहावरे निकाल के जरूर करके जाना, ठीक है। तो प्रेमचंद की बड़ी सुंदर शैली होती है, मुहावरेदार है। तो अंधे के हाथ बटेर लगना, तो अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब जो अयोग्य व्यक्ति है उसके हाथ में कुछ बहुत ही जो अयोग्य व्यक्ति है उसके हाथ में कुछ ऐसी चीज लग जाना। तो मतलब उसको उसकी योग्यता के अनुसार ना मिलके अयोग्य व्यक्ति के हाथ कोई बड़ा अच्छी चीज लगना। तो कह रहा बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, कभी कभी तो गुल्ली डंडे में भी अंधा निशाना पड़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सफल खिलाड़ी हो गया। खैर, इन्होंने उसको बहुत कुछ समझाया। उसके बाद उन्होंने बताया पाठ्यक्रम की बहुत सारी मुश्किलें गिनाई। पाठ्यक्रम मतलब जो सिलेबस है वो कैसा कैसा होगा। तो उसने कहा मेरे फेल होने पे मत जाओ, जब मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों तले पसीना आ जाएगा। दांतों पसीना आना मतलब बहुत ही जो है तनावपूर्ण काम हो जाना, बहुत तनाव में रहोगे। क्योंकि ज्योमेट्री के लिए लोहे के चने चबाने होंगे। लोहे के चने चबाना भी डिफिकल्ट काम, मतलब मुश्किल काम को करना। अगर इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ा होगा, अरे बादशाहों के नाम रखना क्या आसान है। 8 तो हेनरी हो गए, कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ याद रखना मुश्किल है। और नाम भी क्या, हेनरी 7वां, हेनरी 8वां। अरे भाई, अगर आपने हेनरी 7वें की जगह 8वां लिख दिया, सब नंबर गायब, सवा चट, सिफर भी न मिलेगा,
वो किस ख्याल में, दर्जनों तो विलियम हुए, कोड़ियों चार्ल्स हुए, दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है, मतलब कि बिल्कुल अंधे हो जाओगे पढ़ पढ़ के। अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे। आपने पढ़ा होगा ना, चार्ल्स वो प्रथम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे ही लगता है ना। तो कह रहे एक ये भी नहीं है कि नाम ही कोई इनके अलग रख देते, तो दिनेश, सुरेश, महेश, तो भाई हम याद कर लेते। ये कैसे नाम रख दिए इन्होंने कि दोयम, सोयम, चहारुम, पंचुम, एक के पीछे पंचुम टंचुम लगाते चले गए। तो कह रहा बताओ, इनको नाम भी नहीं जुड़ते थे। मुझसे पूछते, मैं 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री में आप जानते हैं ना, ट्राइंगल बनता है तो उसमें कहता है ABC, और फिर वो कहते हैं कि इसको प्रूव करो, ये सब करो। तो कह रहा है ये नहीं है कि आ बा जा की जगह आ जा ब लिख दिया तो बस हो गया जी सारा गलत। अरे मैं कहता हूं आ जा ब और अ ब जा में क्या अंतर है? दाल रोटी भात खाई या भात रोटी दाल खाया, इसमें क्या अंतर है? अरे जरा जरा सी बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? तो वो ये कह रहा है कि क्यों ऐसी रटंतु विद्या बनाई है कि हमें रट रट के अपने बच्चों को पढ़वा के हम उन्हें समझा नहीं रहे हैं, बल्कि उसको रटवाते हैं। तो इसने देखो कितना अच्छा व्यंग लिखा। परीक्षकों को क्या परवाह, चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटंत विद्या का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। इन बेसिर पैर की बातों को पढ़ने से क्या फायदा? मैंने ऐसा बहुत कुछ पढ़ा अपने पाठ्यक्रम में जो आप विश्वास कीजिए कि मुझे जीवन में कभी काम नहीं आया। तो हमारे पाठ्यक्रम पे स्पेशली तब, ये जो समय की बात हो रही है, हमारे पाठ्यक्रम को बिल्कुल जरूरत थी कि उसको नए सिरे से एक बार रिवाइज किया जाए। मतलब जब इंजीनियर बन जाते हैं, आपको एक बल्ब चेंज करना नहीं आता, आपको पंखा चेंज करना नहीं आता, हम अपने घर में पेंट नहीं कर सकते, हम अपनी बेसिक चीजें ही नहीं कर पाते और हम बड़े शिक्षित अपने आप को दिखाते हैं। तो मैं खुद भी प्रेमचंद की इस बात से सहमत हूं कि किसी भी तरीके की रटंत विद्या का नाम शिक्षा मत दो। शिक्षा का मतलब व्यवहार की शिक्षा भी होना चाहिए। जैसे अब आपको पढ़ाया जाता है, आपको हम लोग इतनी सारी एक्टिविटीज कराते हैं, उन एक्टिविटीज से आप बहुत कुछ सीखते हो। लेकिन जो हमारा समय था, हम लोग सचमुच एकदम रटंत विद्या के वाले विद्यार्थी थे, जो रट के जाते थे और उसको जाके उगल देते थे अपने पेपर में। तो ये चीज जो थी, और ये जो बात कर रहे हैं प्रेमचंद, ये तो हमसे भी बहुत समय पहले की बात हो रही है, मतलब शायद मेरे दादा के टाइम की बात हो रही है। तो ये तो और मुसीबत की पढ़ाई थी जिसमें कि व्यवहार का कोई नामो निशान नहीं था। अब मतलब मजाक में ही चल रहा है ये सब। इस रेखा पर लंब गिरा दो, आधार लंब से दुगना हो जाएगा। अरे भाई दुगना नहीं चौगुना हो जाए मेरी बला से, पर परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। गुस्सा कर रहा है हिंदी टीचर पे भी, कह रहा है समय की पाबंदी पर निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम का ना हो। अरे भाई, तो समय की पाबंदी और उस पर 4 पन्नों से कम का निबंध ना हो, बस कॉपी खोले, कलम हाथ में लिए, अब उसके नाम को रोइए। अभी कोई नहीं जानता समय की पाबंदी अच्छी बात है, लेकिन इस बात पे 4 पन्ने कहां से रंगे? तो कह रहा है कि मैं तो कहता हूं ये समय की किफायत नहीं है, उसका दुरुपयोग है। पर व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी जो कुछ कहना हो चटपट कह दे, और अगर आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, और वो भी इतने बड़े बड़े लैंडस्केप के, यानी इतने फुल पन्ने, ये छात्रों पे अत्याचार नहीं है तो क्या है? तो ये बातें जो कह रहे हैं इनमें बहुत सी सच्चाई है। अगर आप देखते हैं कि देखो इन सब बातों की वजह से आपको अनुच्छेद आ गया है ना, 10th क्लास में निबंध की जगह अनुच्छेद आ गए थे, और इतने इतने सारे शब्दों के नहीं, पहले 800-800 शब्दों के हुए, फिर 400 के हो गए, अब तो आपको 100-100, 150-150 शब्दों का चीजें हो गई है, क्योंकि लोगों ने इन सब चीजों को गंभीरता से समझा। जो पाठ्यक्रम बनाने वाले लोग हैं कि हम बच्चों पे इस तरीके का अत्याचार नहीं कर सकते। खैर, कह रहा है इतनी सारी बातें जब उन्होंने बताई तो मैं तो बहुत ही डर गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो तो अच्छा हुआ स्कूल का समय निकटता जाने भाई साहब कब चुप होते। लेकिन इतने तिरस्कार पार कर उसने सोचा मैं फर्स्ट आया हूं तब तो इतनी डांट पड़ रही है, और अगर फेल हो जाता तो जाने क्या होता। कह रहा है जो मेरे को अपने ऊपर थोड़ा बहुत विश्वास आया था वो लुप्त हो गया, और मैं फिर से चोरों जैसा जीवन जीने लगा। अच्छा, अब फिर सालाना इम्तिहान आया। कुछ संयोग ऐसा हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत तो नहीं की थी, पर न जाने कैसे फिर से दर्जे में अव्वल आ गया, फर्स्ट आ गया। मुझे बड़ा अचरज हुआ, और भाई साहब ने तो ऐसा लग रहा था जैसे प्राणांत तक, मतलब मर जाएंगे, इतनी मेहनत की थी। एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 9 बजे स्कूल जाने से पहले। कह रहे ऐसे कांतिहीन से हो गए मगर फेल हो गए। मुझे अब उन पर दया आती थी। जब वो रोने लगे तो मैं भी रोने लगा। कह रहा मेरी अपने भी जो अव्वल आने की खुशी थी वो आधी हो गई, और अब भाई साहब में और मुझ में केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया था। कह रहा
मेरे मन में बड़ी कुटिल भावना है कि अगर भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो हम दोनों तो बराबर के हो जाएंगे। लेकिन मैंने इस बात को बड़ी बलपूर्वक अपने दिल से निकाला। देखो प्रेमचंद जो बात कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो भाई को प्यार नहीं करता, लेकिन इस तरीके के कुटिल भाव हमारे मन में आते तो हैं, आते हैं कि नहीं आते। कई बार अपने मित्रों के लिए भी आ जाते हैं, कभी कभी अपने सगे भाई बहनों के लिए भी आ जाते हैं। इनकी पकड़ कितनी बढ़िया है कि कितनी अच्छा सा इन्होंने कैच किया है कि लेखक ने कहा मेरे मन में ये भावना आई अपने भाई के लिए, और मैंने उसको बड़ी धक्के मार मार के बाहर निकाला कि नहीं नहीं, मुझे अपने भाई के लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। खैर, अब वो कह रहा है भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे, कुछ मेरे को कई बार डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद उन्हें लगने लगा था कि उन्हें मुझे डांटने का अधिकार नहीं रहा। और कह रहा मैंने क्या किया, मैं भी उनकी जो अच्छाई थी, सहिष्णुता थी, कम डांट रहे थे, इसका अनुचित लाभ उठाने लगा। और मुझे ऐसे लगने लगा था कि मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, मेरी तो तकदीर बड़ी बलवान है, मैं तो हो ही जाऊंगा। कह रहा उन दिनों क्या हुआ, मुझे कनकौवे उड़ाने का शौक पैदा हो गया था, मतलब पतंग उड़ाने का। अब सारा समय पतंगबाजी में जाने लगा। अब भाई साहब को कह रहा लेकिन मैं संदेह नहीं देना चाहता था कि मैं उनका सम्मान और लिहाज नहीं करता, लेकिन कह रहा है ये बात सच थी कि मेरे दिल से थोड़ा सम्मान और लिहाज घट रहा था। अब एक दिन हॉस्टल में से दूर मैं कनकौवा उड़ाने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आकाश आंखें आसमान की ओर थी और कह रहा बस मैं पागलों की तरह भाग रहा था पतंग के पीछे। तभी क्या हुआ, भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। वो शायद बाजार से लौट रहे थे, बस उन्होंने वहीं मुझे धर लिया। इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौवे दौड़ाते तुम्हें शर्म नहीं आती? और कुछ लिहाज नहीं, नीचे जमात में नहीं हो, 8वीं में आ गए हो, मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो, कुछ पोजीशन का लिहाज करो। उसके बाद तो उन्होंने जो उसको डांट पिलाई, कहता है कि मैं फिर से वो शुरू हो गए, मुझे तुम्हारी कम अकली पे दुख होता है। ये क्या है, इसमें कोई शक नहीं कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, ज़हीन हो, मतलब इंटेलिजेंट हो, तेज हो, प्रतिभाशाली हो, पर तुम अपने दिल में ये समझते होगे कि भाई साहब से महज 1 दर्जा नीचे हूं, इसलिए मुझे कुछ कहने का हक नहीं है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं, तुम चाहे कितनी भी जमात में आ जाओ, तुम मुझसे छोटे ही रहोगे। और अगर तुम मुझसे आगे भी निकल गए पढ़ाई में, तो भी जो 5 साल का अंतर है वो तो हमेशा बना ही रहेगा। फिर उसने क्या किया लेखक के भाई ने, और उसने अपनी अम्मा का, दादा का उदाहरण दिया कि देखो उनको दुनिया का तजुर्बा हमसे ज्यादा है, अगर हम में से कोई परेशानी में आ जाए, और लेकिन अगर मुझे कोई बताएगा तो मैं डर जाऊंगा, पर अगर वही बात लेके हम अम्मा या दादाजी के पास जाएं तो क्या होगा कि दादा को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनके पास एक तजुर्बा है। तो कह रहा ना ही हमें इतना पता लगता है, अम्मा है, कम पढ़ी लिखी है, लेकिन घर को कैसे चलाना है कितनी अच्छी तरीके से जानती है। तो अब उसने कहा, बताया कि जो अपने हेडमास्टर साहब हैं उन्हें देखो एमए है कहीं नहीं, और यहाँ एमए ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपए पाते हैं। तुम जानते हो हमारे हेडमास्टर साहब का घर का इंतजाम कौन देखता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री उनके यहाँ जाकर, उनके सामने जाके बेकार हो जाती है। पहले घर का सारा इंतजाम जब खुद करते थे तो खर्चा पूरा ना पड़ता था, कर्ज भी लेना पड़ता था। अब माँ ने प्रबंध ले लिया तो जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है, और तुम देखते हो तुम मेरे जीते जी तो बेराह नहीं चलोगे, मतलब मैं तुम्हें अपने जीते जी बिगड़ने नहीं दूंगा। और फिर उन्होंने थप्पड़ दिखा के कहा, देखो अगर बोलो ज्यादा बदतमीजी करोगे तो मैं ये भी थप्पड़ भी मार सकता हूं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया, मतलब मेरा सिर झुक गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता, मतलब छोटेपन का एहसास हुआ। भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने बड़े आंखों में आंसू भरकर उनकी ओर देखा। हरगिज नहीं, आप जो कुछ भी कहते हैं बिल्कुल सच है। हाँ, आपको पूरा मुझे डांटने का अधिकार है। भाई साहब प्रसन्न हो गए, उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और बोले, कनकौवे उड़ाने को क्या मेरा मन नहीं करता? लेकिन क्या करूं, अगर मैं खुद ही गलत रास्ते पे चलूंगा तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल, मतलब लड़कों का एक झुंड पीछे पीछे आता था। भाई साहब ने क्या किया, लंबे थे, उछल के उसको पकड़ लिया पतंग को, और बेतहाशा हॉस्टल की ओर भागे, और मैं उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो ये थी बच्चों हमारी कहानी, बड़े भाई साहब प्रेमचंद की। बहुत ही अनूठी, बड़ी प्रसिद्ध और बहुत रोचक कहानी है ये। अच्छा बच्चों, इसका एक ये प्रश्न जरूर करके जाइएगा। मैंने आपको पहले भी बोला कि जैसे आशय स्पष्ट करो में यह है, इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। ठीक है, एक तो ये। एक इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है, क्या आप उनके विचार से सहमत हैं?
मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया बीच में। ये प्रश्न इतनी बार आ चुका है सीबीएसई में कि गिनती नहीं है। तो आप इस प्रश्न को जरूर करके जाइएगा और अपने विचार भी इसमें प्रस्तुत कीजिएगा। जरूरी नहीं कि आप किसी के चुराए हुए विचार रखें या कहीं से जो भी आपको गाइड वाइड में से पढ़ के जाए, नहीं, अपने विचारों को खुल के इस प्रश्न में प्रस्तुत कीजिएगा। एग्जामिनर हमेशा उस चीज के नंबर आपको देता ही है। तो ये था हमारी बड़े भाई साहब कहानी। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अब मुझे दूसरी कहानी में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।